हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री में, यानी भूगोल में। तो भूगोल में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक आज कवर करेंगे क्योंकि आज थोड़ा काम भी है इसलिए। और ई बुक के साथ हम लोग नोट्स का भी नोट्स भी हम लोग पढ़ते हैं और साथ में डीपी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीवन के विभिन्न आयाम। तो जीवन के विभिन्न आयाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री में, यानी भूगोल में। यदि याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उनसे पूछिए कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप ये स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले, आज से 3700 पहले एक अलग समाज बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। आज से 3700 पहले यानी 3700 पहले के वर्ष जो पश्चिमोत्तर में भाषा बोलने वाले लोग बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट रूप के समूह के रूप में की जाती है। तो जो लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, पतन के समय के बाद जो लोग 3700 वर्ष पहले भाषा के आधार पर बसने लगे थे, उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तरों पर पहचान मिलने लगा, उनको जाने लगा। इनके बारे में हम साहित्यिक एवं कुछ पुरातत्वविदों स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। तो हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद कितना है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें वेद 4 है, तो 4 वेद के बारे में पढ़ेंगे। त्रिवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उनके बारे में डिटेल में हम लोग नोट से भी पढ़ेंगे और बुक से भी पढ़ेंगे। मिलते हैं इन स्रोतों में वेदों के महत्व मिलते हैं। वेदों की 4 संख्या है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है: पूर्ण वैदिक और ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। जो वैदिक है 2 श्रेणियों में है, विभक्त है, बटा हुआ है। पहला है पूर्ण वैदिक, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक साहित्य कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक। पहला कौन है? पूर्व वैदिक, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक भी कहते हैं, ऋग्वैदिक साहित्य कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है। तो जो पूर्व वैदिक साहित्य है, जो पूर्व वेद है, उसके अंदर ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद रखे जाते हैं, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें 3 वेद को हम लोग रखते हैं, किस में? उत्तर वैदिक में। तो आपसे कोई पूछेगा कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद अथर्ववेद को किस साहित्य में रखा जाता है, तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक साहित्य में रखा जाता है। किसको? तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग के 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। तो ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो हैं वो इन तीनों के अंतर्गत आते हैं। और ये जो वैदिक युग है, इसको 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक युग, जिसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक युग, जिसे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व। देखिए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद कितने युग से कितना दिन तक था, तो 1500 से 1000। जितना ज़्यादा होता है उतना ही पहले, जितना ज़्यादा होता था उतना कम, और जितना कम हो रहा है उसको ज़्यादा माना जाता था। जैसे कि हम लोग 2024 हो रहा है ना, तो पहले 2024 को सबसे कम माना जाएगा, और 2007 आएगा ना, 2007 था तो उसको ज़्यादा माना जाएगा। पहले के लोग ऐसे करते थे, पहले ऐसा ही चीज़ को डिस्क्राइब करते थे, डिस्कस करते थे। पहले जो भी था उसको ज़्यादा था, उसको कम में माना जाता है, यानी 1500 था, इसके बाद 1000 है। तो ना ही 1500 छोटा है, लेकिन 1000 उसके बाद है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक युग जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसको ऐसे बताया गया है।
वेद मौखिक रूप से पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचते हैं। तो वेद जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, पीढ़ी मतलब कि जो होता है ना कि जैसे कि आपके जैसे कि कोई की मतलब माता पिता है, उसके जो पापा हैं, उसके जो एक पीढ़ी बदलते गए, जैसे आपके पापा हैं फिर आपके लड़का लड़की हो गए, उस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो वो पीढ़ी को इस तरह से कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थना युक्त सूक्त को लोगों ने कंठस्थ रखकर उनके पीढ़ियों तक सुरक्षित किया। मतलब कि जैसे कि पहले के जो देवी देवता थे उनके जो मंत्र थे, प्रार्थना जो थे, उसको उन लोग कंठस्थ रखकर पीढ़ियों में सुरक्षित किया। मतलब सुरक्षित किया, जैसे कि उन लोग जैसे कि होता है ना कि किसी चीज़ को हम लोग मान कर चलते हैं, उसको आगे तक भी फॉलो करते हैं, बचा कर रखते हैं, इस तरह से। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद श्रुति सुना हुआ भी कहते हैं। मतलब कि इस वेद जो है वो कई सदियों के बाद लिखा गया, जो मंत्र है जो कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, यानी सुना हुआ भी कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद के एक अंश है, तो ये जो ऋग्वेद है इसका एक अंश है। मतलब इस प्रकार से ऋग्वेद मतलब लिखा जाता था। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो जो वेद की भाषा है उसके प्राक वेद संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं उससे यह थोड़ी भिन्न है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। तो जो वेद है उसमें जो प्रार्थना लोग करते थे, प्रार्थना जो करते थे, उनमें जो लोग थे, रचना करने वाले लोग जो थे, वो अपने आप को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। आर्यों के विरोधी दास एवं दायूसियों के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं को श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। तो आर्य का शत्रु सबसे बड़ा किसे बताया गया है? जो वो दास और दासाइयों थे, उसको आर्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। क्योंकि वो चाहते थे, मतलब उनको ये लगता था कि यज्ञ ना करें, उनमें श्रद्धा ना रखें, इसलिए वो आर्य के सबसे बड़ा शत्रु उनको बताया गया है। इतिहासकारों को मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते थे। तो यह मतलब जो हम लोग के इतिहासकार थे उनका यह भी मानना था कि ये लोग शायद दूसरा भाषा भी बोलते हैं। आर्य कौन थे? यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आर्य कौन थे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर्य कौन थे, तो ध्यान से शब्द को पढ़िए। आर्य शब्द का एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति के समूह से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया। मतलब कि आर्य वो हैं जो अपने व्यक्तियों के अपने भाषा को बोलने के लिए अपने मतलब जो हम लोग का पश्चिमोत्तर है उसमें भारत को अपना निवास बनाए, स्थान बनाए और भारत की नई संस्कृति का विकास किए, यानी डेवलप्ड किए। उसको उनको आर्य बोला जाता है, जो वैदिक संस्कृत के नाम से जानी जाती है। तो जो वैदिक संस्कृत के नाम से जानी जाती है, तो आर्य शब्द का यही मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का भारोपीय भाषा वर्ग, जो भारोपीय भाषा वर्ग थे उसके बारे में। तो संस्कृत भाषा भारोपीय भारत प्लस यूरोप, मतलब भारोपीय जो बना है वो भारत प्लस यूरोप से बना है, यानी भारत यूरोप के दोनों के माध्यम से बना है। भाषा वर्ग का अंग है, तो भारत के और यूरोप के भाषा का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी जैसे भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शब्द एक जैसे थे। तो मतलब कि इनको भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप नृत्य, जिसको संस्कृत में मृत कहते हैं। माँ हिंदी में मदर कहते हैं। अंग्रेजी में मेटर कहते हैं, मतलब मदर मेटर। जर्मनी शब्द को देखें, मतलब जर्मनी शब्द को यहाँ पे देखें, तो जर्मनी शब्द में मेटर, हिंदी में मदर कहा जाता है। मतलब माँ कहा जाता है, हिंदी माँ, अंग्रेजी में मदर।
जर्मनी में मेटर शब्द को देखें। तो इस तरह से इसको बोला जाता है, इसलिए इसको मतलब यूरोप और इसके भाषा को परिवार कहा गया है भारत का। विगत वर्षों में वैदिक युग से सुरक्षित पुराविदों प्रमाण भी मिले हैं जिन्हें क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है। वहाँ ऐसे लोग की बस्तियाँ थीं जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्र घुसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। तो पहले के जो लोग थे वो पशुपालक और कृषक थे और वो लोग खास करके मिट्टी का प्रयोग करते थे, जिससे वो लोग मिट्टी के प्रयोग करके अच्छा बर्तन बनाते थे, उस पे मतलब प्रिंट करते थे, चित्र भी बनाते थे। तो इसलिए उनको मतलब माने वहाँ पे एक श्रेष्ठ मिला है। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातत्वविदों दोनों ही स्रोत के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहा जाता है कि साहित्य जो है वो पुरातत्वविदों के दोनों के आधार पे है, हम लोग आर्यों के विषय के बारे में जान सकते हैं। तो आज का छोटा सा क्लास है, क्योंकि आज मेरे को कहीं मतलब जाना है, थोड़ा काम है, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्यों का बचाव पढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये मृत भांड है, घुसुर मृत भांड, ये आप फिगर में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि कुछ काम है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। अभी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद नोट्स से पढ़ाएंगे। तो आपको ये चीज़ नोट्स में भी मिलेगी, ये आज ना मिले कल ना मिले, लेकिन 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद, मतलब अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद जब पॉइंट आएगा तो नोट्स में भी आपको हम ये चीज़ पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी हम आधुनिक भारत पढ़ा रहे हैं नोट्स में, तो आधुनिक भारत खत्म होने के बाद जब हम पश्चिम ये सब स्टार्ट कर प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको नोट्स में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।